बैटल ऑफ ट्रैफलगर को पूरी नेवल हिस्ट्री में स्पेशली यूरोप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है। इनफैक्ट अगर आप ब्रिटेन में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी नेवल हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल कौन सी है, तो ज्यादातर लोग ट्रैफलगर की लड़ाई को ही बोलेंगे। इस लड़ाई में एक साइड पे थी ब्रिटिश नेवी और दूसरी साइड पे नेपोलियन की फ्रेंच फ्लीट और स्पेनिश फ्लीट का एक अलायंस था। तो इस वीडियो के अंदर हम बैटल ऑफ ट्रैफलगर के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि लड़ाई क्यों हुई, इस लड़ाई के दौरान क्या हुआ और फिर इस लड़ाई का रिजल्ट क्या था। कहानी शुरू होती है अगस्त 1805 से। ये वो टाइम था जब ब्रिटेन के नेवी के सबसे बेहतरीन कमांडर एडमिरल होरेशियो नेल्सन एक जगह से दूसरी जगह अपनी ब्रिटिश फ्लीट को लेकर सेल कर रहे थे। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि नेल्सन और इनफैक्ट पूरा ब्रिटेन जानता था कि उस समय ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन था नेपोलियन, जो समय फ्रांस का राजा था, और नेपोलियन ने मन बना के रखा था कि वो ब्रिटेन को इन्वेड करेगा। इसीलिए एडमिरल नेल्सन अपनी इस फ्लीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके सेल कर रहे थे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि जहां पे भी फ्रेंच फ्लीट का कोई हिस्सा मिले उनको एक साथ एक डिसाइसिव बैटल में हरा दिया जाए, ताकि फ्रेंच फ्लीट ब्रिटिश फ्लीट को फिर चैलेंज ना कर पाए और जो चांसेस हैं इन्वेजन होने के ब्रिटेन के वो कम हो जाए। पर जिस डिसाइसिव बैटल को नेल्सन खोज रहे थे वो उनको नहीं मिला और कुछ समय के बाद उनकी गवर्नमेंट ने उनको इंग्लैंड वापस बुला लिया। पर फिर कुछ ही हफ्तों के बाद उनको वापस खबर मिली कि फ्रेंच फ्लीट का एक हिस्सा अभी स्पेन के कैडिज के पास ब्लॉकेडेड है। कैडिज स्पेन के अंदर एक पोर्ट सिटी है और क्योंकि उस समय स्पेन और फ्रांस के बीच में अलायंस था, इसीलिए कैडिज हार्बर पे फ्रेंच फ्लीट और स्पेनिश फ्लीट का एक हिस्सा था। पर ये वो टाइम था जब ब्रिटिश नेवी ने अपनी पावरफुल शिप्स को यूज करके सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को ब्लॉकेड करके रखा था। ब्लॉकेड करना या ब्लॉकेडिंग मिलिट्री की भाषा में उस मनूवर को कहते हैं जब आप अपनी एनिमी की शिप्स को इस तरह से घेर लेते हो कि उनका मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि आप अपने जहाजों को यूज करके अपने दुश्मनों के जहाजों के सामने एक दीवार सी बना लेते हो ताकि आपके दुश्मन के जहाज इजीली मूव ना कर पाए। पूरे वॉरफेयर की हिस्ट्री में आप उठा के देख लीजिए, जो भी ऐसी कंट्रीज रही है जिनके पास नेवी पावरफुल रही है, उन्होंने इस ब्लॉकेडिंग की स्ट्रेटेजी का बहुत इस्तेमाल किया। ब्रिटेन ने बहुत इस्तेमाल किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में। वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ने भी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान क्यूबा को ब्लॉकेड किया था अपनी शिप्स को यूज करके, ताकि सोवियत यूनियन से क्यूबा को कोई हेल्प ना मिले। तो इस तरह से ब्लॉकेडिंग करके आप अपने एनिमी को उसके सारे सपोर्ट से कट ऑफ कर देते हो, चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे कोई मिलिट्री हेल्प है, आपके एनिमी तक नहीं पहुंच पाती। और नेपोलियन का प्लान कुछ ऐसा था कि उनकी जो कैडिज में फ्लीट है वो फ्लीट और उनकी जो स्पेनिश फ्लीट है, इनका जो अलायंस है, ये यहाँ से आगे निकल के ब्रिटिश ब्लॉकेड को तोड़ेंगे और फिर आगे निकल के जाके मेडिटेरेनियन में उनकी जो फ्लीट है उसके साथ लिंकअप करेंगे। तो मेडिटेरेनियन और ये फ्रैंको स्पेनिश अलायंस का जो फ्लीट है ये दोनों कैरेबियन में लिंकअप करेंगे और यहाँ से जाके ये लोग फिर इंग्लिश चैनल में जाएंगे। और ऐसा करने का नेपोलियन का रीजन ये था कि वो सोच रहे थे कि कुछ समय के बाद उनको ब्रिटेन को इन्वेड करना है। अब क्योंकि ब्रिटेन तो आइलैंड कंट्री है, पर ऐसा तो है नहीं कि अगर आप ब्रिटेन को इन्वेड करने जा रहे हो तो वो इजीली आपको अपनी तरफ आने देंगे। तो ब्रिटेन को इन्वेड करने के लिए आपको एक पावरफुल नेवी चाहिए और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो इंग्लिश चैनल है वहां पे अगर आपकी नेवी पूरी तरह सुप्रीमेसी बना के रखी है, इसका मतलब अगर आप अपने सोल्जर्स को फ्रांस से ब्रिटेन सेफली पहुंचा सकते हो तो आप ब्रिटेन को सक्सेसफुली इन्वेड कर सकते हो। इसी वजह से ये पूरा जो प्लान नेपोलियन ने बनाया था वो इसलिए था कि वो इंग्लिश चैनल पे फ्रेंच सुप्रीमेसी बना पाए और ब्रिटिश शिप्स इंग्लिश चैनल में किसी भी फ्रेंच ट्रूप के मूवमेंट को रोक ना सके। तो जैसा आप देख ही सकते हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लान था और इस प्लान की शुरुआत होने वाली थी कैडिज हार्बर से। और इसीलिए अब एडमिरल होरेशियो नेल्सन जो सेफली इंग्लैंड वापस पहुंच चुके थे, वो वापस सेल करके निकल पड़े कैडिज हार्बर की तरफ, ताकि वहां से जो स्पेनिश और फ्रेंच नेवी का जो अलायंस निकलने वाला है उसको रोका जा सके। उस समय ऑलरेडी ब्रिटिश नेवी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन थी। लोग ऐसा कहते थे कि जहां ब्रिटिश नेवी जाती है वहां कोई और पहुंच नहीं सकता, और उस स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश नेवी के ये एक बहुत ही फेमस कमांडर थे। इनके बारे में नेवी के सर्कल्स में लोग ये कहते थे कि जो नेल्सन को करना होता है वो करते हैं, ये बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हैं और अथॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते। इनफैक्ट एक बार एक किस्सा हुआ था साल 1802 में बैटल ऑफ कोपेनहेगन के दौरान, जब ब्रिटिश नेवी लड़ाई कर रही थी नॉर्वेजियन फ्लीट के साथ। उस लड़ाई के दौरान उनको एक सिग्नल मिला कि अभी उनको पीछे हट जाना चाहिए, उनको और एंगेज नहीं करना चाहिए बैटल के अंदर। ध्यान रखिए कि नेल्सन को एक आंख से दिखाई नहीं पड़ता था, तो जब उनको एक सिग्नल मिल रहा था रिट्रीट करने का, तो उस समय उन्होंने एक टेलीस्कोप लिया और अपनी उस आंख पे लगाया जहां से उनको नजर नहीं आता था, और उससे उन्होंने देख के कहा कि मुझे तो कोई सिग्नल नजर नहीं आ रहा रिट्रीट करने का, और इसीलिए उन्होंने रिट्रीट नहीं किया, बैटल को कंटिन्यू किया और अल्टीमेटली बैटल ऑफ कोपेनहेगन में ब्रिटिश नेवी की जीत हुई थी। तो ऐसे कारनामों की वजह से नेल्सन को एक बहुत ही मैवरिक
और अपनी मर्जी चलाने वाले पर बहादुर कमांडर के रूप में लोग मानते थे। ये जो पूरा कडीज में मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया जा रहा था, इसमें ब्रिटिश नेवी को लीड कर रहे थे नेल्सन, और उनके सामने उनके फ्रेंच ओपोनेंट थे वाइस एडमिरल पियर चार्ल्स डे वेलिनी। ये फ्रांस की एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते थे और 15 साल की उम्र में ही इन्होंने नेवी को ज्वाइन कर लिया था और धीरे धीरे फिर प्रमोशन होते होते ये कमांडर के रैंक तक पहुंच गए। हालांकि इनका मिलिट्री करियर नेल्सन के कंपैरिजन में बहुत ही फीका था, पर क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सारे फ्रेंच मिलिट्री की लीडरशिप को मार दिया गया था, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, तो फ्रेंच नेवी के पास बहुत काबिल कमांडर्स बचे ही नहीं। नेल्सन का कडीज पे हमले का प्लान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो जानते थे कि फ्रेंच कमांडर डे वेलिन्यू के पास कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं है, उनको बस लाइन अहेड फॉर्मेशन में ही अपनी शिप्स को मूव कराना आता है। लाइन अहेड मतलब नेवी की भाषा में उस फॉर्मेशन को कहते हैं जब आपकी सारी शिप्स एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। सबसे आगे एक शिप है, उसके पीछे एक, उसके पीछे एक, जितनी भी शिप्स आपकी हैं वो सारी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। इस तरह के फॉर्मेशन के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, और नुकसान के बारे में आप आगे जानोगे। नेल्सन इस बात को जानते थे कि फ्रेंच फ्लीट और स्पेनिश फ्लीट का जो अलायंस है ये इससे ज्यादा कोई खास मैन्यूवर कर नहीं पाएंगे, और इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए नेल्सन का प्लान ये था कि वो अपनी फ्लीट को 2 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे और ये दोनों कॉलम 90 डिग्री के एंगल पे इस फ्रेंच स्पेनिश फ्लीट के ऊपर हमला करेंगे। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है जिसको नेल्सन खुद लीड करने वाले थे, वो कॉलम जाके स्टार्टिंग से 12th शिप के बाद जो गैप है उसको भेदेगा, ताकि जो स्टार्टिंग की 12 शिप्स हैं वो इस मिलिट्री एंगेजमेंट से थोड़ा आगे निकल जाए और बैटल में इमीडिएटली पार्टिसिपेट ना कर पाए। और जो दूसरा कॉलम है वो पीछे के हिस्से पे इस लाइन को भेदेगा। एक बार जब ब्रिटिश कॉलम्स ने इनकी स्ट्रेट लाइन को तोड़ दिया, उसके बाद इनका ये प्लान था कि ये पेल मेल बैटल करेंगे। ये भी एक मिलिट्री एंगेजमेंट स्पेसिफिक एक टर्म है, जिसका मतलब होता है कि किसी सेट फॉर्मेशन में या किसी सेट फैशन में लड़ाई ना करना, पूरी रैंडम तरीके से एक मिली करना, यानी कोई भी शिप किसी भी शिप के ऊपर हमला कर रही है। अब सुनने से ये उतना मुश्किल नहीं लग रहा है, पर रियलिटी में इस तरह के अटैक को एक्चुअली एग्जीक्यूट करना बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए आपको, और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और ये सारा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस ब्रिटिश कमांडर्स के पास और नेल्सन के पास थी। तो सितंबर के एंड पे नेल्सन अपनी फ्लीट को लेके कडीज के पास पहुंचे और अपने कैप्टन्स को अपना ये प्लान पूरा एक्सप्लेन कर दिया। नेल्सन के सेकंड इन कमांड थे एडमिरल कथबर्ट कॉलिंगवुड, और ये दूसरा ब्रिटिश कॉलम लेके डे वेलिन्यू की फ्लीट के पिछले वाले हिस्से पर अटैक करने वाले। नेल्सन के इस पूरे प्लान के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि जब ये अटैक करेंगे तो आगे के जो शिप्स हैं जो वैनगार्ड में चल रही हैं वो अलग हो जाएंगी और तुरंत ये बैटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट ये था कि जब ये 2 कॉलम्स एक साथ इस लाइन को तोड़ेंगे, इसको भेदेंगे, तो इस लाइन के अंदर कंफ्यूजन होगा और इस कंफ्यूजन में हम ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज एनिमी को दे सकते। और तीसरा पॉइंट ये था कि नेल्सन को अपने कैप्टन्स पे बहुत भरोसा था कि जब एक बार ये मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ, ये पूरी तरह रैंडम लड़ाई होने वाली है, उस रैंडम लड़ाई में उनके कमांडर्स अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने मिशन को, बट जो सामने जो एनिमी जिसमें स्पेनिश और फ्रेंच फ्लीट की कंबाइंड कमांडर्स हैं वो उतने अच्छे से यहाँ पे नेविगेट नहीं कर पाएंगे। जब ये सब कुछ चल रहा था तब ब्रिटिश सरकार को ये नहीं पता था कि नेपोलियन ने जो उसका इन्वेजन का प्लान था ब्रिटेन का, उसको ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया था। नेपोलियन ने जो बड़ी आर्मी बोलोन में रखी थी, उस आर्मी से सोल्जर्स को निकाल के उसने ऑलरेडी ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उनके टारगेट पे था ऑस्ट्रिया। तो अपने इस नए मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए, ट्रूप ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए नेपोलियन ने अपने नेवल कमांडर डे वेलिन्यू को ऑर्डर दिया कि वो ये ब्रिटिश ब्लॉकेड तोड़कर मेडिटेरेनियन में जाए। वेलिन्यू और उनके कमांडर्स इस बात को अच्छे से जानते थे कि जैसे ही उन्होंने कडीज हार्बर को छोड़ा और वो बाहर निकले, उसके कुछ ही समय के बाद नेल्सन की शिप्स उनके ऊपर हमला करेंगी। वो इस बात को भी जानते थे कि नेल्सन की शिप्स बेहतर हैं, उनके पास बेहतर कमांडर्स हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है, और हमारे पास वो इक्विपमेंट और वो उस तरह का एक्सपीरियंस, उतनी अच्छी लीडरशिप नहीं। पर यह भी बात है कि वेलिन्यू ने रिसेंटली सुना था कि नेपोलियन वेलिन्यू की लीडरशिप से खुश नहीं थे और वो उनको रिप्लेस करके एक दूसरे कमांडर को वहां भेजना चाह रहे थे। और जो दूसरे कमांडर थे उनका नाम था एडमिरल रोजिली, और वो ऑलरेडी मैड्रिड पहुंच चुके थे। तो वेलिन्यू इस बात को जानते थे कि वो चाहे हारे चाहे जीते, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो वैसे भी अपना कमांड खोने ही वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कडीज हार्बर को छोड़ के आगे निकलेंगे और ब्रिटिश फ्लीट से टकराएंगे। उनका प्लान ये था कि वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से निकलते हुए मेडिटेरेनियन में जाके कनेक्ट करेंगे, और इसीलिए उन्होंने 19 अक्टूबर को अपनी सारी शिप्स को सेट सेल करके निकलने का ऑर्डर दे दिया कडीज हार्बर से। वेलिन्यू की फ्लीट में फ्रेंच और स्पेनिश फ्लीट में कुल मिला के 33 शिप्स थी, जिनमें 2600 गन्स और 22,000 ऑफिसर्स और सेलर्स थे। नेल्सन की फ्लीट में भी एग्जैक्टली 33 शिप्स ही थी, पर इनमें से 6 शिप्स को सप्लाईज इकट्ठा करने के लिए यहाँ से बुला लिया गया। तो इस तरह से अब नेल्सन के पास 27 शिप्स, लगभग 2100 गन्स और 17,000
ऑफिसर्स और सेलर्स थे। तो अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो विलिन्यू के पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी तो थी नेल्सन के कंपैरिजन, बट नेल्सन का प्लान ऐसा था कि विलिन्यू की न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बहुत काम नहीं आने वाली। 19 अक्टूबर को कड़ीज से निकलने के बाद फ्रैंको स्पेनिश फ्लीट पहले वेस्ट की तरफ बढ़ी, पर कुछ घंटों के बाद साउथ ईस्ट की तरफ मूव करते हुए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की तरफ बढ़ने लगी। 21 अक्टूबर की सुबह नेल्सन की कुछ शिप्स ने विलिन्यू की फ्लीट को स्पॉट किया। जैसा नेल्सन ने प्रेडिक्ट किया था, विलिन्यू की फ्लीट लाइन एट फॉर्मेशन बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन में ही चल रही थी। जब नेल्सन को खबर मिली कि विलिन्यू की फ्लीट को स्पॉट कर लिया गया है, तो वो अपनी पूरी यूनिफॉर्म में तैयार होके डेक पे पहुंचे। कहा जाता है कि नेल्सन की आदत थी कि जिस दिन कोई नेवल बैटल होने वाला था, उस दिन वो अपनी यूनिफॉर्म को ज्यादा केयरफुली पहनते थे। तो अपनी पूरी चमचमाती यूनिफॉर्म में अब नेल्सन अपनी शिप के डेक पे पहुंचे। ये जिस शिप के ऊपर थे उसका नाम था विक्ट्री, और विक्ट्री शिप इस पूरी ब्रिटिश फ्लीट की फ्लैगशिप थी, क्योंकि इसके ऊपर फ्लीट कमांडर एडमिरल नेल्सन थे। सुबह 6:10 पे नेल्सन ने अपनी फ्लीट को प्लान के मुताबिक 2 हिस्सों में बांटने का ऑर्डर दिया। इसके 20 मिनट के बाद उन्होंने अपनी फ्लीट को प्रिपेयर फॉर बैटल का मैसेज ट्रांसमिट किया। कुछ मीलों दूर फ्रैंको स्पेनिश फ्लीट एक सीधी लाइन में चल रही थी, और विलिन्यू को इस बात का डर था कि नेल्सन हमला करेंगे, पर उनके हमले को काउंटर करने के लिए विलिन्यू ने कोई खास प्लानिंग नहीं की थी। और फिर अचानक 7:30 पे उन्होंने अपनी फ्लीट को वापस घुमा के कड़ीज की तरफ मूव करना शुरू किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो स्ट्रेट आगे बढ़ते रहे और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की तरफ गए, तो वहां पे और 6 ब्रिटिश शिप्स हैं जो उनका रास्ता रोकेंगी। और विलिन्यू ने सोचा कि अगर उनको नेल्सन से लड़ना ही है तो तब उनसे लड़ेंगे कड़ीज के पास, जहां पे न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी एटलीस्ट विलिन्यू के पास हो, नेल्सन के पास ना हो। तो जब विलिन्यू ने अपनी शिप्स को मुड़ने का ऑर्डर दिया, तो उनकी शिप्स के बीच में और ज्यादा कंफ्यूजन हुआ, और धीरे धीरे जब शिप्स मूव कर रही थी तो स्ट्रेट लाइन के बजाय अब वो एक तरह से ईद के चांद के शेप में, यानी एक क्रेसेंट के शेप में हो गई थी। और इसकी वजह से 2 शिप्स के बीच में गैप और बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो नेल्सन अपना मनूवर करने वाले थे शिप्स को भेदने का, वो मनूवर उनके लिए आसान हो गया। नेल्सन की फ्लीट विलिन्यू की फ्लीट की तरफ बढ़ रही थी, और दोनों साइड्स पे जो सेलर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उनके मोराल में जमीन आसमान का डिफरेंस था। जहां नेल्सन की फ्लीट के अंदर, सेलर्स के अंदर बहुत एक्साइटमेंट था कि उनको भी एक नेवल विक्ट्री मिलने वाली है, वहीं दूसरी तरफ विलिन्यू की फ्लीट के सेलर्स को लग रहा था कि यहाँ पे उनका मरना तय है, और बहुत ही अच्छी किस्मत होगी उनकी अगर वो बच जाएं और किसी तरह से एस्केप कर जाएं। विलिन्यू की फ्लीट ने ऑलरेडी नेल्सन की फ्लीट को उनकी तरफ बढ़ते हुए देख लिया था, और जैसे ही नेल्सन की फ्लीट उनकी रेंज में आई, तुरंत उन्होंने फायर करना शुरू किया। नॉर्मली जब एक फ्लीट के अंदर बहुत सारी शिप्स मूव करती हैं, तो जिस शिप के ऊपर उस फ्लीट का कमांडर होता है, उस शिप के ऊपर एक अलग झंडा या किसी तरह का एक निशान लगा होता है। पर विलिन्यू की फ्लीट के अंदर ऐसा किसी भी शिप पे अलग निशान नहीं लगा था, इसलिए पहले पता नहीं चल रहा था कि इस फ्लीट में कौन सी शिप में विलिन्यू खुद बैठे हैं। पर एक पर्टिकुलर शिप थी जो बहुत तेजी से नेल्सन की शिप की तरफ फायर कर रही थी, और लगातार फायर कर रही थी। ये शिप थी लबकंतियोर, और इसी शिप के ऊपर विलिन्यू भी थे। ब्रिटिश फ्लीट बहुत स्लो स्पीड पे स्पेनिश फ्रैंको लाइन की तरफ बढ़ रही थी, और फिर फाइनली जाके 5 घंटे लगे, और दोपहर 12:30 बजे नेल्सन की विक्ट्री शिप ने ला बकंतेयोर और रिडाउटेबल शिप के बीच के गैप को भेद दिया, और बीच से निकलते हुए अब नेल्सन की शिप ने विलिन्यू की शिप के ऊपर जोरदार फायर करना शुरू कर दिया। इसी फायरिंग में 195 सेलर्स मारे गए और 85 सेलर्स घायल हो गए। नेल्सन के तबाही मचाने वाले पहले शॉट्स ने विलिन्यू को हिला दिया था, और इसके बाद वो बैटल में कभी भी इनिशिएटिव ले ही नहीं पाए। ध्यान रखिए कि विलिन्यू की जो आगे वाली शिप्स थी वो अभी भी एंगेजमेंट में नहीं आई थी, और बीच में जो पूरा कंफ्यूजन चल रहा था, इसी बीच में कुछ शिप्स थी जो मूव कर पा रही थी, अदरवाइज ज्यादातर शिप्स अपनी जगह पे ही खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर फायर कर रही थी। इसी सब के बीच में नेल्सन की खुद की शिप विक्ट्री और रिडाउटेबल भी आपस में टकरा गई और उलझ गई, और लगातार एक दूसरे के ऊपर फायर करती रही। इस टाइम पे भी नेल्सन अपनी शिप के डेक पे थे और फुल चमचमाते यूनिफॉर्म में थे। दोनों शिप्स के सेलर्स अपने अपने डेक से एक दूसरे पे फायर कर रहे थे, और इसी फायरिंग के दौरान दोपहर 1:15 पे एक गोली नेल्सन को अपने राइट कंधे पे आके लगी। इस फायरिंग के दौरान दोनों शिप में बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, पर अल्टीमेटली विक्ट्री शिप ने अपने को रिडाउटेबल शिप से अलग कर लिया और पानी में ड्रिफ्ट करने लगी, और इसके आगे ये बैटल में कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं कर पाई, और ब्रिटिश फ्लीट के कमांडर एडमिरल नेल्सन अब मर चुके थे। पर जब नेल्सन की कॉलम ने विलिन्यू की शिप की लाइन को भेदा था, तो लाइन के आगे वाली शिप्स अपनी लाइन से कट ऑफ होकर बहुत आगे निकल गई थी। तो विलिन्यू ने उनको तुरंत वापस लौटने का ऑर्डर दिया, पर ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद लगभग दोपहर के 3:15 पे विक्ट्री के कैप्टन वाइस एडमिरल हार्डी ने नॉर्थ से 5 शिप्स को आते हुए देखा। अब हार्डी ने नेल्सन वाले शिप्स के कॉलम का कमांड अपने हाथ में ले लिया था, और उन्होंने इन 5 शिप्स पे फायर करना स्टार्ट किया। इनमें से 2 शिप्स को ब्रिटिश ने डैमेज कर दिया, और बाकी 3 शिप्स यहाँ से एस्केप कर गई। इसके बाद फिर से 5 और शिप्स आई, पर अब ये क्लियर होने लगा था कि बैटल अब जल्द ही खत्म होने वाला है,
और ब्रिटिश शिप्स को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। और फिर लगभग 4:30 बजे तक फायरिंग ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, ये बैटल खत्म हो चुका था और इसमें ब्रिटिश नेवी की जीत हो चुकी थी। इस बैटल ऑफ ट्रेफलगर में स्पेनिश नेवी ने 4359 सेलर्स को गवाया और लगभग 2500 घायल हुए और 7000 से 8000 सोल्जर्स कैप्चर किए गए। इसके अलावा लगभग 17 शिप्स कैप्चर भी कर ली गई। इसके जवाब में ब्रिटिश नेवी ने 458 सेलर्स को गवाया और उसके साथ अपने फ्लीट कमांडर एडमिरल होरेशियो नेल्सन को भी गवाया। इसके अलावा उनके 1200 लोग घायल हुए थे। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बैटल में ब्रिटिश नेवी ने एक भी शिप नहीं गवाई। अगर इस बैटल को आप डिटेल में एनालाइज करो तो ये साफ नजर आता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही क्लियर हो गया था कि विलिनो का इस लड़ाई को जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सबसे पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश नेवी ने ये जो फ्रेंच और स्पेनिश फ्लीट्स के ऊपर ब्लॉकेड लगा कर रखा था, इसकी वजह से इस ब्लॉकेड को तोड़ के ये फ्रेंच और स्पेनिश शिप्स ओपन सी में नहीं जा पा रही थी, वहां एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी और इसकी वजह से इनके कमांडर्स, इनके सेलर्स उतने एक्सपीरियंस नहीं थे। और ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस सिर्फ उनके सेलर्स में नहीं था बल्कि उनकी लीडरशिप में भी था। जैसे मैंने बताया कि उनका जो फॉर्मेशन था चलने का, वो लाइन हेड फॉर्मेशन था, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते थे। इसके अलावा किसी कॉम्प्लिकेटेड बहुत डिफिकल्ट मैन्यूवर को करने का उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था और इसीलिए नेल्सन का जो अटैक करने का प्लान था वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और उतने ही इजीली एग्जीक्यूट हो गया। पर यहाँ ये बात कहनी होगी कि इस बैटल के अंदर जो ब्रिटिश कैप्टन इन्वॉल्व थे, उनके जो सेलर थे, उनके पास एक्सपीरियंस था, उनके पास प्रैक्टिस थी और इसीलिए जब एक बार उन्होंने सामने वाले एनिमी कॉलम को तोड़ दिया, उसके बाद जो कंफ्यूजन वाला बैटल होने वाला था, रैंडमली फायर होने वाला था, उसको एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं था और ये एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कामयाबी से ब्रिटिश फ्लीट ने किया। जब ट्रेफलगर में जीत की खबर ब्रिटेन में पहुंची तो वहां पे बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी। एक तो ये थी कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है नेपोलियन की फ्लीट के ऊपर, पर दूसरी तरफ दुख ये था कि उन्होंने अपने इतने होनहार नेवल कमांडर को गवा दिया। पर ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ी राहत की सांस ये थी कि अब तुरंत नेपोलियन ब्रिटेन के ऊपर हमला नहीं कर सकते क्योंकि ब्रिटिश नेवी अभी भी बरकरार है और इंग्लिश चैनल के ऊपर ब्रिटिश नेवी की डोमिनेंस बनी हुई। हालांकि उस समय वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि ऑलरेडी नेपोलियन ने वहां से अपना ध्यान हटा के ऑस्ट्रिया की तरफ कर दिया था, वो इमीडिएटली ब्रिटेन को इन्वेड नहीं करने वाला। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो बैटल ऑफ ट्रेफलगर का जो फायदा ब्रिटेन को हुआ उससे ज्यादा नुकसान नेपोलियन को हुआ क्योंकि वो इस बात को समझ गए कि इमीडिएटली तो अब वो ब्रिटेन को इन्वेड नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि जो इस बैटल में फ्रेंच नेवी का नुकसान हुआ था, नेपोलियन इस बात को जानते थे कि वो अपनी नेवी को रिबिल्ड करने के लिए, वापस अच्छा बनाने के लिए उतना पैसा, उतने रिसोर्सेस नहीं लगा सकते क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर बहुत सारे लैंड बैटल्स में इन्वॉल्व थे। एक और बात कहना जरूरी है कि ट्रेफलगर जरूर ब्रिटिश नेवी के लिए एक बहुत ऐतिहासिक जीत थी और वन साइडेड जीत थी, पर यह भी बात है कि ये जीत बहुत डिसाइसिव नहीं थी ब्रिटिश नेवी के लिए। उसका अनुमान इस बात से लगता है कि नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान ब्रिटिश नेवी ऑलमोस्ट हर साल सैकड़ों शिप्स गंवा रही थी, तो ट्रेफलगर के बाद भी ये जो सैकड़ों शिप्स गंवाने का नंबर है ये बरकरार रहा। तो ट्रेफलगर की जो लड़ाई है वो ब्रिटेन के लिए इमीडिएटली डिसाइसिव साबित नहीं हुई। यानी इस जीत से ब्रिटेन की नेवी का और ब्रिटेन की जनता का मोराल बहुत ऊपर हुआ कि उन्होंने नेपोलियन की नेवी को हराया है, पर फिर भी नेपोलियन के जो अटैक्स हैं यूरोप के अंदर वो बरकरार रहे और फिर 10 साल बाद 1815 में जाके ब्रिटेन और प्रशिया ने मिलके फिर नेपोलियन को हराया था। जिस लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई थी, ये लड़ाई बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत फेमस लड़ाई है। अगर आपको इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आप बैटल ऑफ ट्रेफलगर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं कि नेवल बैटल्स एग्जैक्टली कैसे होते थे, शिप्स मैन्यूवर कैसे करती थी, स्ट्रैटेजी कैसी बनाई जाती थी, इस सब के बारे में एक बुक है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आप नेपोलियन के बारे में, उसके बैटल्स के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने नेपोलियन के ऊपर एक सीरीज बनाई हुई है, उस सीरीज का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।